ये वीडियो हम लोग एक छोटे से सवाल से ही शुरू करते हैं दोस्तों। आखिर हमारे पूरे दिन में कौन सा ऐसा टास्क बचा है जिसमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट ना होता हो। दिन का कोई भी टास्क हो, चाहे वो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या फिर हमारा जॉब, खुद ही एक इंटरनेट पे बेस्ड हो गया है। और आज के डेट में ये इंटरनेट को इजी बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सालों से मेहनत करते आया है। वो 1970s के बाद से लेके आज तक के समय में हम लोगों ने ना जाने कितने सारे एफर्ट लगाए इस चीज़ को इतना आसान बनाने के लिए। इंटरनेट होने के कारण हम लोगों ने अपनी फीलिंग, थॉट, बिहेवियर, हमारा रहने का तौर तरीका, पैटर्न, कल्चर, हर एक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेफ होता जा रहा है। हम एक अलग तरीके से कल्चरली डिज़ाइन होते जा रहे हैं इंटरनेट के कारण, जो एक अच्छी चीज़ है और कहीं ना कहीं एक बुरी चीज़ आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली सोचने वाली बात होती है कि जब ये एक्सेस हो जाता है तो हमें क्या इम्पैक्ट करता है, कि एक इंसान किस हद तक बदल सकता है इंटरनेट के इन्फ्लुएंस के कारण। हम अपनी टोन, अपनी वॉइस, अपने रहने का तौर तरीका बदल देते हैं इंटरनेट से। लेकिन सवाल इससे भी कई अधिक हो गई है जब इंटरनेट इतनी ईजी तरीके से एक्सेसिबिलिटी हो गया है। आज की डेट में कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है हमारे लिए कि एक इंटरनेट पे छोटा सा पोस्ट कितना बड़ा वॉयलेंस और कितनी बड़ी इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है हमारे लिए। आपकी लाइक, आपका कमेंट कितना मायने रखता है और भी बड़े बड़े लोगों के लिए, कितना काम आता है आपका डेटा। सोचो आपका एक थोड़ा सा दिया हुआ टाइम कितने लोगों का डिसीजन बदलता है। अब जब मैंने खुद ही अपने आप से रिसर्च करना शुरू करा तो ऑब्वियसली हम और आप जैसे जनरल लोगों के बीच में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होने के कारण इसका इम्पैक्ट थोड़ा दूसरा पड़ रहा है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, प्रोक्रास्टिनेशंस के बाद अब मेंटल इम्पैक्ट का स्ट्रेस कुछ दूसरे लेवल पे जा चुका है। जब मैंने पिछले 2-3 सालों में रिसर्च करा तो मुझे एक नया टर्म मिला, डूम स्क्रॉलिंग। बेसिकली ये एक टाइप का स्क्रॉलिंग ही है, लेकिन इसमें लोग ये करते दिखे कि बिना कोई रीजन और पर्पस के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे घंटों स्क्रॉल कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले टिकटॉक एक ऐसा था जिसमें लोग रील्स देखते थे मेनली, और अब ये शिफ्ट होकर इंस्टाग्राम में आया है। लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि अब लोग इससे एडिक्ट हो चुके हैं। एक ऐसा रैबिट होल बन गया है जिसमें कि इसमें ट्रैप होने के बाद निकलना एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। हमारा टोन, वॉइस, रहने का तरीका, हमारा अप्रोच, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रियल लाइफ में इंटरेक्शन और सोशल स्किल्स अब बेकार हो गए। इसमें बिना कोई फीलिंग, अब बिना कोई पर्पस के लोग ओवरऑल इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा डेथ ट्रैप जिसमें जाने के बाद खासी कोई दूसरे चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। डूम स्क्रॉलिंग के ऊपर में मैंने जब अच्छे से रिसर्च करा तो मुझे कई चीज़ें देखने को मिली। इस वीडियो में हम लोग इसी डूम स्क्रॉलिंग के ऊपर में बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। Doom scrolling is something many of us lose our productivity to. 2023 के सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग अमेरिकन अब अपना टाइम 4 से 5 घंटा इस स्क्रीन में लगाते थे, लेकिन ये हालात इंडिया में कई ज़्यादा है। आज के डेट में एक इंडियन एवरेज 7 से 8 घंटा फोन स्क्रॉलिंग करता है। ये चाहे ऑफिस वर्कर हो या फिर घर में रहने वाला अब बच्चा भी हो। ये व्लॉग, ये एंटरटेनमेंट, ये क्रिंज या फिर ये इंटरनेट पे किसी भी टाइप के शॉर्ट टर्म रील्स, इन सब का कंजम्पशन अब कई ज़्यादा हमारे लॉकडाउन के बाद से बढ़ चुका है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 70% इंक्रीजमेंट देखने को मिला था। मैं अपने 9 to 5 की नौकरी की बात करूँ तो इसमें कई सारे लोग तो एक्चुअली में पूरा दिन मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और जो रिमेनिंग बचते हैं इसमें लिटरली इस ब्रेक टाइम के बाद इसमें ओवर स्क्रॉलिंग देखने को मिलता है। मैंने खुद ही ऑब्जर्व करके देखा है अपने ऑफिस में। 57% तो जनरल इंडियन मेन से और इवन 30 to 38% इंडियन वुमेन है जो इससे अफेक्टेड हो चुकी है। $3 बिलियन की स्क्रीन ऑन टाइम इन्फेक्टेड इंडस्ट्री हो चुकी है आज के डेट में। एक बार ज़रा सा रुक के देखो कि जिस मोबाइल फ़ोन पे आप हमें देख रहे हो ये आपके ज़िंदगी का ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा चुराने की कोशिश करता है। एक रिसर्च पेपर तो मुझे ये भी मिला कि ऑलमोस्ट 20 लोगों की टीम थी जो 500 फॉर्चून कंपनीज़ के ऊपर में वर्किंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर में रिसर्च करा। और इसमें पता है क्या डेटा बड़ा शॉर्ट देखने को मिला। जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ थे और लोग पूरे दिन के दौरान में एक ऐप से दूसरे ऐप 322 बार स्विच कर रहे थे, और पूरे 500 की वीक में ओवरऑल डेटा निकल के आता है कि 3600 टाइम स्विचिंग पॉसिबल देखने को मिला। अब बेसिकली इसे हम लोग न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के भाषा में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, और इसमें हमारा कॉर्टिसोल, प्राइमरी स्ट्रेस डोपामिन रिलीज होता है। एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करने का मतलब है कि पूरी तरीके से एप्लीकेशन को एडजस्ट करना होता है, और ये इतना ब्रेन में पॉसिबल हो नहीं पाता है।
हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में, और इसके बाद इसमें समय लगता है। इस चीज़ पे ओवर द टाइम, कंपनी की बात तो हटाओ, हमारे जनरल लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। एक टाइम के बाद हमारा जो री अटेंशन टाइम होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हमें जनरली 2 से 3 सेकेंड का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है अगर आप कॉन्स्टेंट फोकस पे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल जब हो पाएगा जबकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट ना हो डिस्ट्रैक्शन होने के लिए, तभी हो सकता है। रैदर देन आपको 9 से 10 सेकेंड का समय लगता है। पिछले वीडियोस में जो मैंने थाईलैंड के ऊपर में रिसर्च कर रहा था, ना जाने इसमें कई बार मैंने डिस्ट्रैक्शन हुआ सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क में, जैसे कि राइटिंग हो रही थी और उसके बाद शूटिंग के टाइम में। मतलब एक टाइम पे आप सोच सकते हो कि आपके जनरल काम में अगर आपकी डिस्ट्रैक्शंस और इन हैबिट देखने को मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रोफेशनल्स वर्क है वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रेस होगा। कंपनीज़ का काम तो बाद में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को ऐसे भी नहीं मिलेगा। इन्फोसिस कंपनीज़ की तरफ से बात सही कही गई थी कि जो भी स्टाफ है वो कंपनीज़ के एसेट है। अगर वो सही सलामत अपने घर लौटते हैं तो कल सुबह वापस काम पे आनी भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इन कामों पे उसके काफ़ी रीसेटलमेंट करे गए उसके कंडीशन के ऊपर में, जिससे कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ के ऊपर में ज़रा इम्पैक्ट वापस से सही होता हुआ देखने को मिला। अब चलो इस पॉइंट पे हम लोग ये बात समझते हैं कि कोई दूसरे टाइप की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम अपने टास्क से स्विच करते भी हैं, लेकिन पॉइंट जब आ जाती है सोशल मीडिया में स्विच करने की तो सोच के देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बड़ी जनरल सी चीज़ है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे कितने ज़्यादा एलिगेशंस लग चुके हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एलिगेशन पड़ चुका है इसके कंटेंट एडिक्शन के ऊपर में। अगर आपको नहीं पता तो फेसबुक बहुत सारे एलिगेशन झेल चुका है। मणिपुर वायलेंस के ऊपर में भी इस पर बात हुई थी। जॉनी हैरिस की पूरी वीडियोस आई थी हाउ फेसबुक जेनोसाइड स्टार्टेड। आप एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख लेना। आप अपना समय जो लगा रहे हैं इसकी वैल्यू होती है इन मीडिया कंपनीज के पास। अटेंशन इंजीनियरिंग और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, जो मैं आगे वाले वीडियोज़ में बात करूँगा, कंपनीज हायर करती हैं जिससे कि आपका अटेंशन बनाया जा सके। ये कोई छोटी मोटी सी चीज़ नहीं है। खाने से पहले, फैमिली से बात करते के साथ, सोने से पहले और ऑफिस में काम करते के साथ और अपनी वर्किंग कंडीशन के टाइम डेटा जो स्विच करते हैं स्पेशली फॉर मीडिया कंजम्पशंस के लिए, इसमें बड़े बड़े लोग अपना हाथ लगाते हैं। कि ये जेन जी की कंडीशन 1994 और 1996 के लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। समय सीडी, डीवीडी और रेडियो का टाइम था जिस समय लोग अपना फोकस और एटलीस्ट पेशेंस तो रख लेते थे। अब ये भी ख़त्म हो गई है। अब बिलीव करोगे मेरे गांव में आज भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की डिलीवरी 8 दिन के बाद होती है। वहाँ पे जोमेटो, स्विगी, जिप्टो, इन सब का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कभी डिलीवरी मैंने नहीं देखा आज भी। वहाँ पे लोगों का फोकस हम अभी के, जब मैं दिल्ली पे रह रहा हूँ, इससे कई बेहतर हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि कई सारे इंजीनियर्स होते हैं जो अटेंशन इंजीनियरिंग का काम करते हैं आपका फोकस मेंटेन करने के लिए इस मीडिया कंपनीज़ के लिए। ये आर्टिकल वर्क्स का देखो, इसमें 50 से भी ज़्यादा ऐसे इंजीनियर्स हैं जो ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हैं और सारे PhD हैं। कंपनीज इसे अच्छा अमाउंट पे करती है आपका समय चुराने के लिए। वैसे तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप एक बार ये सवाल करो कि अगर ये आप यूट्यूब बंद कर दो अभी तुरंत तो ये सारी बात खत्म हो जाएगी, सारा इन्फॉर्मेशन दे एंड हो जाएगा और आपके पास कोई क्यूरियोसिटी नहीं बचेगी। बेसिकली हम लोग ह्यूमन एक मेंटल प्रोसेस से भी गुजरते हैं। हमारा जो इमोशंस है वो एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें ट्विस्ट करा जा सकता है और इस ट्विस्ट के पीछे कई सारे एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। डोपामिन नाम की चीज़ होती है। अब ये डोपामिन के कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक एक करके थोड़ा इस मीडिया वाले कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आपने यूनिट बायस का नाम सुना है। इसमें बड़ी सिंपल और कंसाइज डेफिनेशन है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आप कितना काम डन कर लेते हैं अपने सेटिस्फैक्शंस के लिए। आप कंसीडर करो कि एक घंटे की टाइम फ्रेम है जिसमें आपको 10 काम करने हैं, या फिर एक काम करना है जो 1 घंटे का है और ये 10 काम मिलाकर 1 घंटे का है। 1 घंटे का एक काम करने में एग्जॉस्ट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू कि 10 काम करने में आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे। ये यूनिट बायस का एक बढ़िया एग्जांपल है। आप सोच के देखो कि अगर आप छोटे छोटे काम जो 10 भागों में बांटे गए इसे अगर आप एक एक करके करते जाते हो तो ऑब्वियसली ये काम आप डन कर दोगे। जैसे कि हम लोग यूट्यूब वीडियोज़ ही शूट करते हैं तो एक स्क्रिप्ट को कई भागों में तोड़ा जाता है और उसके बाद एक एक सेक्शन को हम लोग रुक रुक कर शूट करते हैं। इससे क्या होता है कि एक ट्रू ऑफ सेटिस्फैक्शंस मिलता है कि हम लोग अपना काम डन करते जा रहे हैं। इंटरनेट में रील्स देखने में बड़ी ही डिफेक्टिव काम करती है। आप 1 घंटे के अंदर में 1 घंटे की कोई फिल्म देख लो या ऑब्वियसली 1 घंटे के अंदर में आप 60 से 70 रील्स देख लो, ये एक ट्रू सेटिस्फैक्शन देती है। और पता है इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सिचुएशन क्या है कि अब जब 60 रील्स देखते हैं तो आपको 60 बार डोपामिन रिलीज होती है। एक फेक बायस क्रिएट होती है कि हम 60 बार अपना काम
डन किए हैं। इसलिए अगर आपको ये फील हो रही है कि आपसे कोई चीज़ें छूट रही है तो इसका दूसरा सेक्शन आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इंटरनेट के अंदर में तो ये दूसरी सबसे बड़ी डिजीज़ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि हमने कई चीज़ें छोड़ रखी है, दोस्तों की लाइफ, दोस्तों के पोस्ट और दोस्तों के रील्स देखकर लाइक करना, कमेंट करना, जो ये है, ये चीज़ें हमें दिखाती है कि हम फियर ऑफ मिसिंग आउट में फंसे हुए हैं, हमसे कोई चीज़ें छूट रही हैं, आपके पास नहीं है। फिल्म के जितने भी ट्रेलर्स हैं ऑलमोस्ट ये फियर ऑफ मिसिंग आउट और हुक मॉडल पे काम करती है। सारे ट्रेलर फिल्म के वो इसेंशियल पार्ट्स को पहले दिखाते हैं जिससे कि आपके पास एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का ऑप्शन आ जाए कि कोई चीज़ें हमसे छूट ना जाए, आखिर अगला क्या होगा। मैंने तो अपनी इस जनरल ऑब्जर्वेशन से भी देखा है कि जो चीज़ें इंटरनेट पे हम देखकर वापस प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ें हमारे जनरल लाइफ में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ये जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है एनिमल जैसे फिल्मों से, जो हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट देखा है वो रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन होता है। हीरोज़ के हेयर स्टाइल, कपड़े, ये सब इसी का भाग है। और सोच के देखो कि जब बात क्राइम और वॉयलेंस की आती है तो रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे जो ये हुक वाला मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी जनरलाइज्ड है, मीडिया में भी ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी चीज़ें उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है जिसमें लोगों का इमोशन ट्रिगर होता है। एक वॉयलेंस अगर मीडिया में फैल रहा है तो फिर देखो फेसबुक के पोस्ट कितने धकाधक आपके पास आएंगे, ट्विटर के ट्वीट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे सब्सक्राइब है या नहीं है, इसमें आपके पास आना ज़रूरी है। अब तो व्हाट्सएप का भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट देखने को मिल रहा है। हम स्टोरी लगाएं चाहे नहीं लगाएं, इन गधों का भिंड हमारे पास हमेशा आके ही खड़ा रहता है। इसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम भी काम करता है जो डिफरेंट मेंटल प्रोसेस और हमारे जनरलाइज एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके बनाया जाता है। बड़ी कॉमन सी हैबिट है, लेकिन अगर आप होल्ड करके देखो तो आप में ये एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। मैंने तो थोड़ा क्यूरियस होकर और डीप में रिसर्च करा कि एक्चुअली इसके एल्गोरिथम में और चीज़ें काम कैसे करती है, तो मुझे 3 चीज़ मिली। NCI, न्यूरल कॉर्पस इंडेक्स। बेसिकली ये इंटरनेट पे आप जो भी चीज़ें सर्च करते हैं आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे आपको रिलेवेंट कंटेंट दिखाता है। दूसरा मुझे देखने को मिला क्लस्टरिंग। ये एक टाइप का एल्गोरिथम होता है जो आपके कंटेंट में किस तरीके से लोग मिल रहे हैं, कैसे कैसे लोग आपके और भी लोग सर्च कर रहे हैं। एक कंटेंट जो आप सर्च कर रहे हैं, एक कंटेंट कोई दूसरा सर्च कर रहा है, तो आपकी हिस्ट्री को उसकी हिस्ट्री से मैच करता है और उसकी हिस्ट्री की एक्टिविटी को आपके पास ला के दिखाता है। यूट्यूब के होम पेज पे अगर आप किसी क्रिंज क्रिएटर का वीडियो देखो तो दूसरा क्रिंज क्रिएटर ऑटोमेटिकली आता है। ये क्लस्टर ऐसा ही कुछ काम करता है। और तीसरा सबसे सिंपल, प्रिसाइज और डायरेक्ट है। आपसे सीधा क्वेश्चन करा जाता है कि इस चीज़ पे आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। एक यूट्यूब का ऐड के बाद आपसे एग्रीमेंट ली जाती है। ये एक छोटा सा सर्वे का भी फॉर्म होता है कि जब आप ये फिल करते हो तो उसके बेसिस पे एल्गोरिथम फिर डिसाइड करता है कि अगला कंटेंट आप कैसे काम करोगे। ओवर द टाइम अगर हम इसे ज़्यादा डेटा देते हैं तो बड़ी प्रिसाइजली ये डिसाइड कर देता है आपको क्या देखना है। उसके बाद अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहेंगे या हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं वो आप देखोगे। वैसे ये प्लूटोस की थ्योरी में भी बड़ा परफेक्ट बैठती है कि आपके सेंसेस कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना वर्ल्ड डिसाइड करते हैं। जिस टाइप के कंजम्पशन आप मीडिया में देखते हो फिर वैसे ही चीज़ें आपको मीडिया आपको दिखाती है। और ये रैबिट हॉल और हुक जैसा चीज़ें डूम स्क्रॉलिंग में आके फंस जाती है। इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग करने के बाद खासी आपका ब्रेन इन सब चीज़ों से निकल पाता है। ये थ्योरी मेरे वीडियोस में भी बड़ा परफेक्ट बैठती है। बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद ये ग्रीन स्क्रीन और ट्रांजेक्शन लगाने के बाद लोग बोलते हैं कि तुम्हारा वीडियोस ध्रुव राठी के जैसा मैच करता है। ये परफेक्ट पैरालाइज ब्रेन का सिम्टम है। बिना कोई लॉजिक और बिना कोई सेंस का कमेंट पास करना कितना ज़्यादा एक दिमाग डिफेक्ट हो चुका है इस एक्शन से पता चलता है। ये चीज़ें बेसिक एनालिसिस से भी आप अपने जनरल लाइफ में देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन एडिक्शन के स्टडी के बाद कहीं जाके फ्रांस, इटली और फिनलैंड जैसे कंट्री ने क्लासरूम में फ़ोन को बंद करवा दिया कि सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन बढ़ सके। एक बच्चे जनरलाइज पैटर्न पे चले जिससे कि उसकी मेंटल एबिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो। ग्लोबल फ़ोन कम्युनिकेशन ने भी स्ट्रिक्ट रूल बनाया और पॉलिसीज़ लगाए कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक ही बच्चों को फ़ोन यूज करने दिया जाना चाहिए। खैर इतनी बात तो हटाओ, बिल गेट्स अपने बच्चों को अंडर 14-15 तक कभी फ़ोन हैंड पे दिया ही नहीं। इवन स्टीव जॉब जैसे टेक लीडर ये कहते हैं कि फ़ोन के पास एक सेपरेट टाइम होना चाहिए जिससे कि लोग इसके यूज करने के बाद इसे छोड़ दें। कि हमें ये चीज़ देखने को मिलता है हमसे कई ज़्यादा एक्टिव एक बच्चे का ब्रेन होता है। छोटी सी एक्टिविटी में कितनी ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलती है। और अगर ये सप्रेस हो जाती है इस छोटे से फ़ोन के अंदर में कंसाइज हो जाए
तो मेंटल एबिलिटी का क्या हालात होगा वो आपको पता भी नहीं है, किस लेवल के डिजीज़ और इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अब खैर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट मैं इस वीडियोस पे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ये सही नहीं है। आप अपने तरीके से सर्च करके देख लेना कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो जनरलाइज्ड हो चुका है उसे एक बार आपको दिखाता हूँ। बड़ी बेसिक सी एक सिंपल 9th और 10th क्लास की साइंस ही तो है। हमारा ब्रेन हमारे स्पाइन से ऐड होता है। ब्रेन की मैसेजेस एक विजुअल कॉर्टेक्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में रिस्पॉन्स करती है। हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि किस तरीके से कैसे बॉडी को रिस्पॉन्स करना है, कब कहाँ। अब लेकिन सोच के देखो कि ओवर एक्सेस और ओवर स्क्रोलिंग के कारण अगर ये छोटा सा स्क्रीन हमारे एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है तो हमारे पोस्चर्स में चेंजेस आते हैं। और अगर इस पोस्चर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन बिगड़ता है। कि अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो हो सकता हो आपका ब्लर विजन, लो एनर्जी और इवन सेलो ब्रीथिंग का भी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और पता है आपको एक्स्ट्रा में क्या देखने को मिलेगा? लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सेल्फ बिलीफ कम हो जाएगा, फियरनेस आएगा, कंपैरिजन आएगा, आपकी स्लीप में स्ट्रेस क्रिएट होगा। जो पिछले वाला वीडियोस था मेरा थाईलैंड के ऊपर में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर एक बार देखना। इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस रिसर्च लगा था। मैंने कई 15-15, 20-20 PDF पढ़े थे अपनी डेटा को एक्यूरेट करने के लिए। अब जरा खुद ही सोच के देखो कि इतने फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड पे एक हम लोग जैसा कि कंटेंट क्रिएटर अगर दिन के 14-14 घंटे काम करता है तो ये कितने दिन काम कर सकता है। और इसका डिफेक्ट मेरे लाइफ में बहुत बुरी तरीके से भी पड़ा था। पिछले वाले वीडियो को बनाने के पूरे टाइम फ्रेम पे मैं भी कई बार रील्स में फंसा, कई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देखी, कहीं इंटरनेट स्क्रॉल करा और आधे का घंटा अपना टाइम वेस्ट करा। लेकिन रिसर्च के बाद मैंने थोड़ा पैटर्न में चेंजेस लाए। इस 4-4, 5-5 घंटे के वर्किंग के दौरान मैं जस्ट 1 घंटे के बाद आधे घंटे की नींद लेता था, जिससे कि मेरे बॉडी का पोस्चर सही हो और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम हो। आई पेन के लिए मैंने आई ग्लासेस यूज करने शुरू करे और वाटर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करा। ये बेसिक हैबिट थी जिसमें मैंने चेंजेस लाया। ये चीज़ें नॉर्मलाइज हुई थोड़ी बहुत। इस डूम स्क्रॉलिंग से निकलने के लिए मेरा ही बड़ा सिंपल और कंसाइज मैटर है। अब सीधा एक बात समझो मेरी ओर से कि आखिर क्यों आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो। मैं जब अपनी रिसर्च करता हूँ तो मेरे पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, एक सर्टेन टाइम फ्रेम होती है मेरे पास 3 से 4 घंटे का। इसके बाद मेरी नौकरी होती है जिससे मुझे मजबूरन इसे छोड़ना ही पड़ता है। तो जब एक बार एक कंटेंट आप कंज्यूम करते हो तो इस पर एक बार क्वेश्चन डाल के देखना कि क्या ये आपके फ़ायदे की बात कर रहा है या हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है। अगर आपके फ़ायदे की बात कर रहा है तो कितना फ़ायदा हो सकता है आपको। एक बार सवाल जवाब करोगे तो आपको कई सारे रील्स ऐसे अननेसेसरी मिलेंगे जिसका आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं है और अननेसेसरी हैबिट्स आप यूं ही छोड़ दोगे। एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपके पास कि आखिर क्यों आप इंटरनेट स्क्रॉल करोगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो से आप बेसिक साइंस समझ सके होंगे, जिससे कि एटलीस्ट डूम स्क्रॉलिंग की चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सको। एटलीस्ट ऑब्जर्व करके देखो सराउंडिंग में कि क्या गलतियाँ लोग कर रहे हैं और आपको क्यों बचना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम लोग किसी जल्दी अगले वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।